आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं ममिता मेहर केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है सोल ऑफ इंडिया कहे जाने वाले राज्य उड़ीसा से। यहीं बालांगीर जिले के अंतर्गत तुरेकेला ब्लॉक पड़ता है, जहां एक छोटे से गांव झरनी में एक नौजवान लड़की रहा करती थी, ममिता मेहर। इनकी उम्र थी केवल 24 साल और ये पेशे से एक टीचर थीं। इनके घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर कालाहांडी जिले में महालिंग गांव पड़ता है, जहां एक इंग्लिश स्कूल है, सनशाइन इंग्लिश स्कूल। ममिता यहीं पढ़ाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। बीच में कोविड आया, जिससे स्कूल की छुट्टियां हो गईं। स्कूल क्या, सब कुछ बंद हो चुका था। अब कोविड के बाद 1 साल बीतता है। 2021 आया। चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे स्कूल्स भी खुलने लगे। वैसे सनशाइन स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट थे गोविंद साहू। ये इलाके में काफी बड़ा नाम था। इनका सत्ता के गलियारों में राजनेताओं के साथ उठना बैठना था। जब स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होते थे। यहां तक कि उड़ीसा के उस समय के होम मिनिस्टर तक भी आते थे। तो 8 अक्टूबर 2021 की सुबह 8 से 9 बजे के आसपास गोविंद साहू ममिता मेहर को कॉल करते हैं। चूंकि ममिता स्कूल टीचर के साथ साथ वहां की गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी थी और गोविंद पूरे मैनेजमेंट को देखते थे, तो एक दूसरे को ये लोग जानते भी थे। गोविंद ने ममिता से फोन पर कहा कि स्कूल खुलने को है, जरूरी काम है, तुम आज और अभी मिलो। ममिता अब लॉकडाउन के बाद पहली बार स्कूल जाने वाली थी। गोविंद साहू चंदोतारा नाम की जगह पर खुद की गाड़ी से था, तो उसने ममिता से कहा कि तुम भी चंदोतारा आ जाओ, वहीं से स्कूल चलेंगे। ममिता अपना अच्छे से तैयार होकर तुरेकेला से बस पकड़कर निकल पड़ती है। चंदोतारा भी ममिता के घर से लगभग 95 किलोमीटर दूर था, इसलिए बस लेना पड़ा। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात होने लगा। ममिता अपने घर नहीं लौटी और ना इसने किसी को कॉल करके कुछ बताया। अब घर वाले अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर ममिता का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। घर में टेंशन का माहौल बन गया। 9 अक्टूबर की सुबह हुई तो घर से कुछ परिजन ममिता की तलाश में उसके स्कूल पहुंचे, लेकिन वो स्कूल बंद था। फिर हॉस्टल गए। चूंकि घर से स्कूल काफी दूर था, इसलिए ममिता स्कूल के हॉस्टल में ही रहती थी। तो घर वाले सनशाइन स्कूल महालिंग के गर्ल्स हॉस्टल गए। रूम नंबर 20 में ममिता रहती थी, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था। पता चला कि यहां तो लॉकडाउन के बाद से कोई भी नहीं आया। ये सुनकर घर वालों की बेचैनी और बढ़ती है। अब ये लोग सीधे जाते हैं केगांव पुलिस स्टेशन। यहां इन्होंने मिसिंग कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की कि ममिता मेहर नाम की 24 साल की एक टीचर कल से घर नहीं आई है। उसका फोन भी बंद हो चुका है। उसको सनशाइन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट गोविंद साहू ने कॉल करके बुलाया था। वैसे ममिता ने घर से निकलते वक्त घर वालों को बता दिया था कि ये कहां पर जा रही है, किसका फोन आया है। घर वालों ने पुलिस को कहा कि इनका शक गोविंद साहू पर है। बेटी उससे ही मिलने गई थी, लेकिन लौटी नहीं। गोविंद साहू ठहरा एक कद्दावर आदमी। इलाके में इसका रसूख था। बड़े बड़े नेता मंत्रियों के साथ इसका उठना बैठना था। कहते हैं कि पुलिस वाले ये नाम सुनकर कंप्लेन दर्ज नहीं करते हैं। बोले कि बेटी कहीं गई होगी, आ जाएगी। इसके बाद घर वालों को भगा दिया गया। घर वाले निराश होकर अपने घर लौट आते हैं। अब ममिता के परिजनों में गुस्सा था कि बेटी लापता है और पुलिस कंप्लेन नहीं लिख रही है। इसके बाद घर वालों ने एक मुहिम शुरू कर दिया। सभी दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले फोन पर ममिता मेहर के लापता होने की घटना और जिस आदमी पर शक है, सब कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम था, सभी लोग अपने अपने घरों में थे, खाली टाइम था, तो सोशल मीडिया पर भी ये लोग एक्टिव थे। धीरे धीरे आस पड़ोस के इलाकों में ये पोस्ट वायरल होने लगता है। इलाकों से पूरे राज्य में फैल गया। वहां की लोकल न्यूज एजेंसीज की भी नजर इस खबर पर गई। नाम भी एक कद्दावर आदमी का आया था। खबर बड़ी थी तो ये लोग भी न्यूज में दिखाने लगे। कई सारे ऑपोजिशन पार्टी के लोग, स्कूल के छात्र और टीचर्स रोडों पर उतरकर गोविंद को अरेस्ट कराने की मांग करने लगे। ट्विटर पर भी जस्टिस फॉर ममिता मेहर नाम का हैशटैग ट्रेंड होने लगा। ये सारी चीजें हफ्ते भर के अंदर ही चलनी शुरू हो गई थीं। पुलिस के पास गोविंद साहू को अरेस्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। 8 अक्टूबर को ममिता लापता हुई थी। 13 अक्टूबर को गोविंद साहू तितलागढ़ पुलिस द्वारा पूछताछ करने के लिए थाने बुलाया जाता है। शाम का टाइम था। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। थाने में बैठाकर पुलिस गोविंद साहू से ममिता के बारे में पूछताछ करती है। गोविंद ने कहा कि हां, इसने कॉल किया था, ममिता को बुलाया था क्योंकि स्कूल से रिलेटेड कोई काम था।
लेकिन थोड़े समय के बाद वो वहां से चली गई थी। आगे मुझे नहीं पता कि वो कहां पर है। अभी पूछताछ में कुछ ही मिनट हुए होंगे। इतने में पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है। बिजली कट गई। पूरे पुलिस स्टेशन में अंधेरा छा गया। कुछ समय के बाद बिजली वापस आती है। पुलिस वालों ने देखा कि सामने गोविंद है ही नहीं। ये पुलिस वालों के चंगुल से फरार हो गया। इस घटना से लोगों में और भी गुस्सा फूटने लगा। अपोजिशन पार्टीज भी रूलिंग पार्टी को इसमें घसीटने लगे। एक पुलिस स्टेशन जहां ढेर सारे पुलिस वाले थे। हर गेट पर कोई ना कोई कांस्टेबल था। चारों तरफ से थाना 6 से 7 फीट ऊंची दीवारों से घेरा गया था। थाने में इलेक्ट्रिसिटी के जाने पर इन्वर्टर या जनरेटर काम करते हैं। यहां पर ऐसा क्यों नहीं था? दीवारें भी ऐसी नहीं थी कि उस पर चढ़ सकें। पूरी प्लेन थी। गोविंद इन दीवारों पर चढ़कर नहीं भाग सकता। फिर मेन दरवाजों पर पुलिस वालों के होने के बावजूद गोविंद कैसे भाग गया? अपोजिशन पार्टीज का कहना था कि गोविंद साहू उस समय के होम मिनिस्टर का करीबी दोस्त था और होम मिनिस्टर ऊर्जा मंत्री भी थे। एक होम मिनिस्टर के अंडर में पूरी पुलिस फोर्स प्रशासन आता है और ऊर्जा मंत्री के अंडर में पूरी बिजली विभाग। गोविंद साहू ऐसे बिना किसी सपोर्ट के नहीं भाग सकता। इस वजह से लोगों में गुस्सा और भी भड़क जाता है। रोड पर प्रदर्शन करने के दौरान लोगों ने पुलिस के ऊपर अंडे और टमाटर भी फेंके हैं। एक तरफ पुलिस लोग ये सब चीजें झेल रही थीं, दूसरी तरफ अब गोविंद को भी पकड़ना था। ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ने लगा। महालिंग में ही एक कॉलेज है, आंचलिक महाविद्यालय डिग्री साइंस कॉलेज। ये कॉलेज भी सनशाइन इंग्लिश स्कूल की मैनेजमेंट के अंडर में आता है, यानी गोविंद साहू की देखरेख में था। इस कॉलेज में बच्चों के लिए स्टेडियम का निर्माण हो रहा था। काम चालू था। मिस्त्री मजदूर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। ऐसे ही 19 अक्टूबर के दिन, यानी गोविंद साहू को पुलिस कस्टडी से भागे अब तक हफ्ते भर हो चुके थे। कुछ मजदूर कॉलेज कैंपस के एक तरफ अपना काम कर रहे थे, कुछ खुदाई वगैरह कर रहे थे। ऐसे ही 5 फीट तक एक गड्ढे की खुदाई करने के बाद मजदूरों की नजर एक चीज पर पड़ती है। गड्ढे के अंदर इन्हें कुछ मानव शरीर के हिस्से दिखाई पड़े। उसमें कुछ जल चुके थे, कुछ अधजले थे, कुछ डिकम्पोज हो रहे थे, यानी सड़ रहे थे। ये देखकर मजदूरों की हालत खराब हो गई। फौरन पुलिस को बुलाया जाता है। किसी ने मीडिया को भी ये सूचना दे दी। अब क्या था, ये खबर भी वायरल होने लग जाती है। 8 अक्टूबर को एक लड़की ममिता मेहर गायब थी। अब 19 अक्टूबर के दिन एक मानव शरीर के अधजले टुकड़े मिले। सीधे सीधे लगा कि ममिता मेहर के अंग हो सकते हैं। शव के पास गले की चेन और पायल जैसे आभूषण मिले। इसके अलावा एक पर्स भी मिला। पुलिस ने शिनाख्ती करने के लिए ममिता मेहर के घर वालों को बुलाया। इन लोगों की हालत पहले ही बहुत बुरी थी। बेटी के गायब होने का गम था। अब एक शव को भी देखना है। ये लोग स्पॉट पर आते हैं, शव को देखते हैं, लेकिन ये शव बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं था। फिर पुलिस ने शव के पास से मिली चीजें ममिता के परिजनों को दिखाई। इन चीजों से घर वाले अपनी बेटी को पहचान गए। ये कहने लगे कि ये इनकी ही बेटी ममिता है। शव को तो मिली हुई चीजों से घर वालों ने पहचान लिया, लेकिन इसे और भी पुख्ता करने के लिए डीएनए जांच कराना जरूरी था। इसके लिए शव को हॉस्पिटल भेज देते हैं। परिजनों का ब्लड सैंपल भी हॉस्पिटल भेजा गया। गोविंद साहू तो फरार हो चुका था। इससे शक हुआ कि कहीं वही तो कातिल नहीं है। इधर एक टीम लग गई कैंपस में खोजबीन करने में, ताकि ममिता मेहर से जुड़ी चीजें मिल सकें। ढेर सारे पुलिस वाले मीटर डिटेक्टर से पूरे कैंपस की छानबीन करते हैं। एक टीम लग जाती है गोविंद को ढूंढने के लिए। ये 1 हफ्ते से फरार था, कहीं भी भाग सकता था। बालांगीर जिले में ही बंगोमुंडा ब्लॉक पड़ता है, जहां पर बुधिपदार नामक एक गांव है। ममिता का शव मिलने के केवल 2 ही घंटों के अंदर ही बालांगीर पुलिस गोविंद को बुधिपदार गांव के गन्ने के खेत से अरेस्ट कर लेती है। ममिता से आखिरी बार यही आदमी मिला था, जिसके बाद वो लापता हो गई। पहले ये आदमी पुलिस की हिरासत से भाग चुका था। क्या यही ममिता का कातिल है? पुलिस इसे थाने में बैठाकर अपनी इंटेरोगेशन शुरू कर देती है। इस आदमी की वजह से ही पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा था। पुलिस ने इससे अपने अंदाज में बात किया। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार गोविंद साहू टूट जाता है और अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। इसने कहा कि हां, इसने ही ममिता का कत्ल किया है। इसने पहले ममिता को कॉल करके चंदोतारा इलाके में बुलाया। गोविंद अपनी गाड़ी से था। ममिता को गाड़ी में बिठाया। चलती गाड़ी में इसने ममिता का गला दबा दिया। गोविंद ने यह भी कहा कि इसने पहले से ही सब चीजों की प्लानिंग कर रखी थी। 6 अक्टूबर से कत्ल की तैयारी कर रहा था। इसने कत्ल से लेकर उसको दफनाने तक हर चीजें सोच रखी थी। 8 अक्टूबर की शाम में इसने कार से शव नए बन रहे कॉलेज के कैंपस में ले जाकर गड्ढे में फेंक दिया। फिर ऊपर सूखी लकड़ियां और टायर डालकर आग लगा दी।
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहना है कि आग लगाने से पहले कई टुकड़े किए गए थे ताकि उसको जलाने में आसानी हो। आग लगाने के बाद गोविंद अपने घर आ जाता है। फिर ये अगले दिन 9 अक्टूबर को वापस स्पॉट पर गया। मजदूरों के आने से पहले इसने गड्ढे में मिट्टी डाल दिया। ये सारी घटना सुनकर पुलिस को डाउट हुआ कि एक लड़की को किडनैप करने से लेकर चलती गाड़ी में कत्ल करने तक, फिर उसे 5 फीट के गड्ढे में टुकड़े करके जलाना, ये कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता। इसमें कई लोग शामिल होंगे। पुलिस को कत्ल का मकसद भी जानना था कि एक महिला टीचर की गोविंद साहू से क्या दुश्मनी होगी कि इतना प्लान करके कत्ल करना पड़ा। ममिता मेहर ने अपना 12वीं सनशाइन स्कूल से ही पास किया था। फिर 2017 में ये वापस इसी स्कूल में आई, लेकिन अब एक स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर के तौर पर। चूंकि इनका घर यहां से काफी दूर था तो रोज इतना सफर नहीं कर सकती थी, इसीलिए ये यहाँ के हॉस्टल या टीचर के क्वार्टर में रहने लगी। आगे ये गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी बन जाती हैं। गोविंद साहू की बात करें तो ये पहले एक आम किसान था। इसके पास काफी जमीनें थीं। आगे ये कुछ लोगों की मदद से स्कूल खोलता है, जिसके मैनेजमेंट कमेटी का खुद प्रेसिडेंट भी बन गया। इसके स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता तो बड़े बड़े नेता, मंत्री, यहां तक कि होम मिनिस्टर भी आते थे। कई मंत्री तो यहां रात में रुकते भी थे। हॉस्टल में ममिता के रहने और वार्डन के तौर पर काम करने के साथ साथ ये स्कूल में पढ़ाती भी थीं। जैसा कि पुलिस ने मीडिया को बताया कि गोविंद साहू का किसी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। ये बात ममिता को पता चल चुकी थी। इसके अलावा ये भी थ्योरी निकली, चूंकि हॉस्टल में केवल लड़कियां रहती थीं, तो गोविंद की उन पर गलत नजर थी। ये एक तरह से कुछ लड़कियों के साथ यौन शोषण करता था, रैकेट चला रहा था। जब ये बात लोगों के सामने आई तो अपोजिशन पार्टी वाले सवाल खड़े करने लगे कि गोविंद साहू के स्कूल में बड़े बड़े नेता और मंत्री रात रात भर रुकते थे। ये किसी होटल वगैरह में भी रुक सकते थे, लेकिन स्कूल में ही क्यों रुकते थे? इनका यह भी कहना था कि इन्हीं मंत्रियों को खुश करने के लिए गोविंद साहू हॉस्टल की लड़कियों को उनके पास भेजता था। इसी वजह से गोविंद को वो लोग बचा रहे थे। अगर ये पकड़ा जाता तो उनकी भी पोल खुल जाती। कहीं ना कहीं गोविंद की ये सारी काली करतूतें ममिता मेहर को पता चल चुकी थीं। चूंकि ये हॉस्टल की वार्डन थी तो इसको जानकारी होती थी कि कौन सी लड़की कब और कहां है। ये 2020 के शुरुआती दिनों की बात है। ममिता ने गोविंद को धमकी दी कि ये सबको तुम्हारी सच्चाई बता देगी। इसके बाद कोविड आ जाता है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं। अब गोविंद को डर सताने लगा कि कहीं ये लड़की किसी को कुछ बता ना दे। फिर इसने सारी प्लानिंग की। इसने 2 प्लान बनाए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के अनुसार इसने ममिता को कॉल करके चंदोतारा बुलाया। गाड़ी में पिछली सीट पर इसे बिठाता है, खुद भी पिछली ही सीट पर बैठा था और ये गाड़ी राधे श्याम नामक एक ड्राइवर चला रहा था। गोविंद साहू ने ममिता से कहा कि तुम वो सब कुछ सच्चाई किसी को नहीं बताओगी, इसकी कसम तुम्हें एक मंदिर में चलकर खानी पड़ेगी। यह भी कहा गया कि पैसों का भी लालच दिया गया था, पर ममिता मेहर नहीं मानती हैं। गाड़ी चल रही थी। गोविंद ने प्लान भी शुरू कर दिया। इसका सारा इंतजाम भी इसने पहले ही कर रखा था। पहले इसने ममिता का गला दबाकर कत्ल किया, फिर सीधे अपने घर जाता है। घर के कार पार्किंग में गाड़ी पार्क हुई, फिर ड्राइवर चला गया। गोविंद ने बैक सीट पर पड़े ममिता के शव को सीट से नीचे गिरा दिया, ताकि अगर कोई गाड़ी में झांक कर देखे तो किसी को कुछ दिखे ना। आगे गोविंद अपने घर में आ जाता है। अभी सुबह के 11 बज रहे थे। गोविंद नहाता धोता है, नाश्ता करता है। दोपहर में इसने आराम से लंच किया, फिर सो गया। अभी तक ये सब चीजें हुए 7 घंटे बीत चुके थे। 7 घंटों तक ममिता का शव गाड़ी में पड़ा रहता है। शाम में गोविंद अपने स्कूटर से आंचलिक महाविद्यालय के कैंपस में गया, जहां पर शव ठिकाने लगाना था। वैसे इसने पिछले दिन यानी 7 अक्टूबर को एक जेसीबी जो यहीं पर काम कर रही थी, उससे 5 फीट का गड्ढा खुदवाया था। स्पॉट पर आने के बाद इसने अपने ड्राइवर राधेश्याम को कॉल करके बोला कि सूखी लकड़ियां और टायर्स लेकर आओ। फिर शाम को गोविंद उस कार से कैंपस में आता है। अभी तक सारे मजदूर अपने घर लौट गए थे। गड्ढे में शव को फेंक कर उसके टुकड़े किए, फिर जला दिया। इसके बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन जले अवशेष को गोविंद इसी गड्ढे में दफना देता है। 21 अक्टूबर तक पुलिस ने ड्राइवर राधेश्याम को भी अरेस्ट कर लिया। फिर गड्ढे की खुदाई करने वाले जेसीबी चालक पुष्कर भोई और सनशाइन स्कूल के एक स्टाफ मुंशी गुप्तेश्वर टंडी को भी हिरासत में ले लिया। आगे ये दोनों सरकारी गवाह बन जाते हैं। 22 अक्टूबर को पुलिस गोविंद को लेकर कॉलेज कैंपस गई, क्राइम रिक्रिएट करने कि कैसे कैसे इसने घटना को अंजाम दिया था। ममिता के मोबाइल फोन को भी इन लोगों ने जला दिया था। वो जो शव के अवशेष मिले
उनका डीएनए ममिता के माता पिता के डीएनए से मैच कर जाता है। कालाहांडी के एसपी ने इसी दौरान मीडिया को बताया कि गांव के आईएसी यानी इंस्पेक्टर इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने ममिता के घर वालों की कंप्लेन लिखने से मना कर दिया था जब वो 9 अक्टूबर को आए थे। 23 अक्टूबर की दोपहर में बालांगीर पुलिस की एक टीम सनशाइन इंग्लिश स्कूल महालिंग के हॉस्टल में पहुंची। ममिता रूम नंबर 20 में रहती थी। पुलिस वालों ने आकर देखा कि यहां पर ताला लगा हुआ है और ये ताला बाकी रूम में लगे तालों से बिल्कुल अलग है। लोकल लोगों के अनुसार 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच गोविंद साहू यहां पर आया था। इसने रूम का ताला तोड़ा और कमरे में गया। ये सुनकर पुलिस समझ गई कि गोविंद सबूत नष्ट करने के इरादे से आया होगा। चूंकि ताला टूट गया था तो गोविंद ने यहां पर नया ताला लगवाया ताकि किसी को शक ना हो कि ये अंदर गया था। पर कमरे का ताला अलग दिखने की वजह से पुलिस एक बार में ही समझ गई। चूंकि इस केस में होम मिनिस्टर से लेकर कई बड़े नेताओं के नाम आ रहे थे, इसीलिए केस हाई प्रोफाइल बन गया। लोग होम मिनिस्टर के इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे। उनको अरेस्ट करने की भी बात करने लगे। पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर था। पुलिस ने सेक्शन 164 के तहत 13 लोगों से और सेक्शन 162 के तहत 100 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। घटना अक्टूबर में हुआ था। इसके 4 महीने के बाद बालांगीर पुलिस करीब 2000 पेजेस की चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करती है, जिसमें अपराधी के ऊपर आईपीसी सेक्शन 302, 307, 120B, 34 और 35 लगती है। इसके अलावा कोर्ट में फॉरेंसिक रिपोर्ट, साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंसेस भी सबमिट किए गए। 25 अगस्त 2022 को कांताबांजी कोर्ट के एडिशनल जिला जज की अदालत में चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। आरोपियों की ओर से आई वकील ने कहा कि इनके क्लाइंट के विरुद्ध कोई डायरेक्ट एविडेंस या सर्कमटेंशियल एविडेंस नहीं है, इसलिए केस डिसमिस कर देना चाहिए। 8 सितंबर 2022 से कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। अब आती है तारीख 20 दिसंबर 2022। बालांगीर जिले के कांताबांजी सब जेल में गोविंद साहू कैद था। कोर्ट हियरिंग के लिए गोविंद को ले जाना था। जेल के बाहर गाड़ी खड़ी थी। कुछ कांस्टेबल्स गोविंद के बैरक में जाते हैं। इन्होंने सामने देखा कि गोविंद साहू एक खिड़की से झूल रहा है। इसने एक तौलिए से फंदा बनाकर फांसी लगा ली, खुद के जीवन को समाप्त कर लिया। अब इस घटना में भी कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। गोविंद के वकील का कहना था कि पिछले दिनों इनसे आमने सामने बात हुई थी। ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, इन्हें कोई टेंशन भी नहीं था। वहीं गोविंद साहू की पत्नी का कहना था कि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। गोविंद ऐसा काम नहीं कर सकते, इनका कत्ल हुआ है। इसमें भी इंक्वायरी बैठती है, ह्यूमन राइट्स के लोग सामने आते हैं। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि गोविंद को खुदकुशी करनी पड़ी, जबकि 1-2 दिन पहले ये बिल्कुल नॉर्मल थे। कहा जाता है कि हाई कोर्ट से इन्होंने बेल की मांग की थी, लेकिन वो खारिज हो गया। इसी वजह से डिप्रेशन में आकर इन्होंने ऐसा कदम उठाया। वहीं अपोजिशन पार्टी के लोग स्टेट गवर्नमेंट को घेरने लगते हैं। अब जिसके ऊपर ममिता मेहर के कत्ल का इल्जाम था, उसने जेल में खुदकुशी कर ली। एक के ऊपर कत्ल में साथ देने और एविडेंसेस मिटाने जैसे आरोप हैं। इसने भी बेल की अर्जी लगाई थी, लेकिन इसका भी खारिज हो गया। बाकी 2 अक्यूज्ड अप्रूवर बन गए। केस सेशन कोर्ट में चल रहा है। गोविंद साहू को कैसे जेल में खुदकुशी करने का मौका मिल गया, इसमें जेल के स्टाफ के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इसकी भी जांच चल रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, ये भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।